दोस्तों, आज के हफ्ते की शुरुआत आपदा पीड़ितों के दर्द से और उन तक पहुंचने वाले नेताओं से ही है। सवाल और भी हैं जिन पर बात विस्तार से की गई है, फिर चाहे वो राजनीति में होता आपराधिकरण हो, कुर्सी के चक्कर में पीड़ितों को भूल चुके पक्ष विपक्ष के नेताओं का हो, या फिर नौकरी की आस में सड़कों पर बैठे प्रदेश के युवाओं का हो। देखिए ना, कहीं परीक्षा होती नहीं, होती है तो रिजल्ट नहीं आता, रिजल्ट आता है तो नियुक्ति नहीं मिलती, और मिल भी जाए तो सरकारी लापरवाह पैरवी के चक्कर में कोर्ट में ही लटक कर रह जाती है। अब ऐसे में कोई करे तो क्या करे, क्योंकि बेरोजगार युवा राजनीति और कुर्सी के खेल के बीच त्रिशंकु की तरह बीच में ही कहीं गुम है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस हफ्ते की। मॉनसून जाने को है, लेकिन जाते जाते देश के कई हिस्सों में मुश्किल हालात पैदा कर न जाने कितने आशियाने उखाड़कर अब तक फेंक चुका है। इसी भयानक आपदा से उत्तराखंड भी अछूता नहीं है। प्रदेश इस समय जगह जगह आपदा का दंश झेल रहा है, लेकिन आपदा के इस दौर में प्रदेश के अधिकतर नेता सिर्फ राजनीति चमकाने में और कुर्सी पाने की जुगत में ही ज्यादा लगे दिखाई दे रहे हैं। फिर इसमें क्या सत्ता पक्ष और क्या विपक्ष। आपदा की जिस घड़ी में सत्ता पक्ष को आपदा पीड़ितों के बीच में होना चाहिए था, वो दिल्ली दरबार में दस्तक देने में मशगूल है, और विपक्षी कांग्रेसी नेता एफडी खेल रहे हैं। ना जाने क्यों वो पहले सोते रहे और नींद से जागे तब, जब आपदाग्रस्त क्षेत्रों में नेताओं की सबसे ज्यादा जरूरत थी, या कहें कि आज भी है। केवल कुछ ही नेता ऐसे रहे जिन्होंने आपदा की इस घड़ी में पीड़ितों को पहले प्राथमिकता दी, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल और कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा रहे। बारी बारी से इनकी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सत्ता संग्राम की ओर चलते हैं। उत्तराखंड भाजपा में इस समय मंत्रिमंडल की सुगबुगाहट एक बार फिर से चलने लगी है। ये अलग बात है कि ये सुगबुगाहट पिछले 2 साल में कई बार चली है, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पात ही साबित हुआ। पर एक बार फिर इस चर्चा ने जोर पकड़ा है। इस चर्चा को विश्वसनीय इसलिए भी माना जा सकता है कि प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के मुख बिंदु से इस चर्चा की शुरुआत नहीं हुई, बल्कि इस बार संकेत खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिए हैं। ऐसे में मंत्री पद की आस लगाए विधायक देहरादून से लेकर दिल्ली तक मुलाकातों में व्यस्त दिखाई दे रहे हैं। अब एक सवाल इसी बात से उठ जाता है कि अपनी राजनीति को चमकाने में, कुर्सी पाने की जुगत में व्यस्त इन नेताओं को आपदा प्रभावितों की याद आई भी या नहीं? यकीनन नहीं। नेताओं का तर्क हो सकता है कि आपदा वाला क्षेत्र उनका नहीं है। अगर सच में ऐसा ही है तो ये नकारा नेता उत्तराखंड के भविष्य के निर्माता तो कतई नहीं हो सकते। सत्ता पक्ष की कमियों को उजागर कर आलोचक की भूमिका निभाने के बावजूद भी एक बात है जिससे इनकार नहीं किया जा सकता कि राजनीतिक मुश्किल होने के बाद भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार आपदाग्रस्त इलाकों में दौरा कर रहे हैं, कैंप कर रहे हैं। तमाम विभागीय कमियों के बाद भी कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत आपदाग्रस्त क्षेत्रों में मौजूदगी बनाए हुए हैं। विपक्षी नेता गणेश गोदियाल और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा भी लगातार पीड़ितों के बीच हैं। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी भी पीड़ित परिवारों के बीच ही हैं। मगर इन कुछ नेताओं को छोड़कर बाकी का क्या? देखने वाली बात यह भी है कि मुख्यमंत्री अकेले ही मोर्चे पर दिखाई दे रहे हैं। धन सिंह रावत को छोड़ दें तो न सतपाल महाराज और न ही सौरभ बहुगुणा और न ही प्रदेश के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, कोई भी तो नहीं है पीड़ितों के लिए। उत्तरकाशी में इतनी बड़ी आपदा आई, मगर कुछ पिटाई खेल रहे थे और कुछ पंचायत अध्यक्षी के खेल में मशगूल थे, और जब अपना राजनीतिक काम पूरा हो गया तब जरूर चेहरा दिखाने के लिए घर की मुंडेर पर आकर पीड़ित करते दिखाई दिए। इसमें सिर्फ भाजपा ही नहीं, कांग्रेस नेताओं का भी यही हाल रहा। उत्तरकाशी के कांग्रेस जिला अध्यक्ष मनीष राणा ने जरूर हिम्मत दिखाई और किसी तरह खाने पीने के तमाम वस्तुओं के साथ मौके पर जहां तक संभव हो सका पहुंचे। मनीष राणा से ही हिम्मत पाकर प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा भी तमाम कठिन रास्तों को पार करके वहां पहुंचे। ज्यादा न सही पर भाजपा नेता इन विपक्षी नेताओं और 50 किलोमीटर पैदल चलकर मौके पर पहुंचे कुछ साहसी पत्रकारों से ही सबक लेकर हिम्मत जुटा लेते। चलो तब भी ना सही, लेकिन इतने दिनों बाद जब थोड़े हालात सामान्य हो गए हैं तब ही चले जाते। गाड़ी स्टार्ट कर। धराली अगर इतना कठिन है पहुंचना तो कम से कम थराली ही पहुंच जाते। लेकिन गजब हो गया, हमारे नेता दिल्ली गुलदस्ता देने पहुंच सकते हैं, लेकिन अपने प्रदेश के आपदाग्रस्त इलाकों में नहीं। तमाम विरोध झेलने के बाद भी पुष्कर सिंह धामी ही सत्ता पक्ष की तरफ से मोर्चा संभाले रहे। आपदा के दौरान पीड़ितों का विरोध स्वाभाविक है, जिनका सब लुट जाए उनके आंसू आक्रोश में तब्दील होते ही हैं। बावजूद इसके नेता वही होता है जो तमाम विरोध के बाद भी पीड़ितों को अकेला न छोड़े। यही वजह रही कि पुष्कर सिंह धामी और धन सिंह रावत तो रहे, पर बाकी बीजेपी गायब हो गई।
खुद उनके प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, जिनके गृह जनपद चमोली के थराली में भीषण आपदा आई, उन्होंने तक वहां जाने का कष्ट नहीं उठाया। कम से कम वीडियो के रिकॉर्ड होने तक तो उनकी आमद आपदाग्रस्त क्षेत्र में नहीं नजर आई। ऐसी ही एक आपदा की घड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत चमोली की आपदा में बिल्कुल अकेले खड़े थे पीड़ितों के बीच। ऐसा ही पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के समय में भी हुआ। यही वजह थी कि हमने पूर्व में बनाए वीडियो में इन मुख्यमंत्री को तमाम कमियों के बाद भी संवेदनशील मुख्यमंत्री के तौर पर उल्लेखित किया था। वैसे ये सवाल सिर्फ सत्ता पक्ष से ही नहीं बल्कि विपक्षी नेताओं से भी पूछा जाना चाहिए कि उनके कुछ नेताओं को छोड़कर बाकी के नेता धनिया क्यों छिल रहे थे। सत्ता में ना होने के वजह से भले जिम्मेदारी ज्यादा ना हो पर बिल्कुल भी ना हो ये तो संभव नहीं। भले उनके पहुंचने से पीड़ितों को राहत न मिल पाती पर धांधस जरूर मिल सकती थी। बस विपक्ष के बड़े बड़े धुरंधर नेताओं में प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ही थे जो जान को जोखिम में डालकर धराली पहुंचे अपने जिले के सिपहसालार मनीष राणा के साथ और कुछ समर्पित कार्यकर्ताओं के साथ। महारा को पीड़ितों के बीच पहुंचकर भारी नुकसान का सामना भी करना पड़ा। पीड़ितों के बीच में रहने की वजह से वो पंचायत में अध्यक्ष के चुनाव से वंचित रह गए और तमाम जगह ना तो जीते हुए सदस्यों को एकजुट रख पाए और ना अध्यक्ष बनाने में कामयाब हो पाए। ये अलग बात है कि उनके साथ प्रीतम सिंह देहरादून में जीत की पताका फहराने में कामयाब हो पाए पर चेहरा उनका भी उत्तरकाशी आपदा पीड़ितों के बीच से नादार रहा। हाँ, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने जरूर बाद में धराली जाकर पीड़ितों का हाल जाना पर जाने में देर उनसे भी हो गई। खैर, करण महारा के साथ ही एक और कांग्रेसी नेता रहे जो आपदा से अब तक आपदा पीड़ितों के बीच में लगातार बने हुए हैं। यहाँ ये कहने में भी गुरेज नहीं कि सरकारी संसाधनों से वंचित होने के बाद भी वो सरकार से पहले हर जगह मौजूद रहे। वो थे गणेश गोदियाल। पहले ही दिन से जब नुकसान की खबरें सामने आईं तब से गोदियाल ने गढ़वाल के हर आपदाग्रस्त क्षेत्र का दौरा किया, जिस दौरान उनकी पार्टी के बड़े नेता हरीश रावत, यशपाल आर्य, प्रीतम सिंह अपनी अपनी विधानसभा में अध्यक्ष बनाने में व्यस्त थे। अपनी अपनी साख बचाने के लिए उस समय अपनी साख को दांव पर लगाकर आपदा पीड़ितों के बीच आपदा से प्रभावित इलाकों में घूम रहे थे गणेश गोदियाल। उनके दर्द को बांट रहे थे। वो चाहते तो दिल्ली दरबार में अपनी राजनीति को चमकाने के लिए पंचायत अध्यक्ष बनाने में अपने आप को झोंक सकते थे। कई लोगों का तर्क हो सकता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए वो अपनी क्षेत्रीय राजनीति की वजह से वहां मौजूद रहे। पर यहां सवाल उठता है कि चमोली के थराली में क्यों पहुंच गए? वो तो गोदियाल की विधानसभा नहीं है। इसमें गोदियाल के साथ ही तारीफ सत्ता पक्ष से कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत की भी है कि वो भी गोदियाल की ही तरह अध्यक्ष राजनीति से इतर पीड़ितों के बीच में ही बने रहे। राजनीतिक व्यक्ति अपनी राजनीति को लेकर ही आगे बढ़ता है, ये सच है, मगर वो राजनीति कैसी होनी चाहिए ये गोदियाल और धन सिंह दोनों ने ही सिखाया। किसी पीड़ित के दुख का हिस्सा बन उसकी आवाज उठाना, ये अगर राजनीति है तो सभी नेताओं को कम से कम इस पहाड़ के लिए तो ऐसी ही राजनीति करनी चाहिए। गणेश गोदियाल भले दिल्ली में बैठे आला कमान को अध्यक्ष हार जाने की वजह से खुश न कर पाए हों, मगर प्रदेश को हकीकत में कैसी राजनीति चाहिए ये साबित करने में जरूर कामयाब हो गए। एक तरफ मौके पर पहुंचकर करण महारा सोशल मीडिया के जरिए सरकार का ध्यान पीड़ितों की तरफ आकृष्ट कर रहे थे तो दूसरी तरफ गोदियाल जनता के बीच सरकार से पहले पहुंच आपदा से उपजी पीड़ा को सरकार के सामने रख रहे थे। यकीनन इससे सरकार को भी राहत पहुंचाने में मदद जरूर मिली होगी। यही वजह रही कि जहां जहां गोदियाल पहुंचे पीछे से सरकार भी राहत के साथ वहां पहुंची। बहरहाल जो भी हो, जनता सब देख रही है कि कौन नेता क्या कर रहा है। उसका हिसाब किताब 2027 के चुनाव में बराबर कर ही लेगी, क्योंकि जो पब्लिक है ना वो सब जानती है, इसलिए उसका फैसला जनता पर ही छोड़ देते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं कुछ और खबरों की तरफ जो राजनीति को अपराध से कहीं ना कहीं जोड़ती प्रतीत हो रही हैं। अब देखिए ना, उत्तराखंड में भाजपा संगठन पर कई सवाल उठने लगे हैं। भाजपा से जुड़े कई नेताओं के नाम एक के बाद एक विवादों और आपराधिक कृत्यों में सामने आ रहे हैं, जिसने पूरे भाजपा संगठन और उसको चलाने वाले अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को भी सवालों के घेरे में ला दिया है। विपक्ष आरोप लगा रहा है पहले तो भ्रष्टाचारी और बलात्कारी भाजपा में थे, अब अपराधी भी शामिल हो गए हैं। पिछले कुछ सालों से प्रदेश के अलग अलग जिलों में घटित घटनाओं से ये आरोप कई मायनों में सही होते प्रतीत हो रहे हैं। ऊपर से जब पार्टी अध्यक्ष चुनाव के दौरान गोली चलाने की शिकायत पर कहते सुनाई देते हैं कि ये सब चलता रहता है, तो संगठन किस दिशा में जाएगा ये समझना इतना मुश्किल नहीं। भले बाद में विवाद होने के बाद अपनी कही बात से मुकर जाएं। सवाल यह है कि आखिर ऐसे भाजपा नेताओं पर इस तरह के आरोप क्यों लग रहे हैं। कभी जिस पार्टी को विचारधारा और सिद्धांत पर चलने वाली पार्टी कहा जाता था, आज वो हर तरफ से आरोपों में घिर रही है।
आज हम इन आरोपों को सिलसिलेवार तरीके से आपको बताएंगे और इसके कारण भी जानने की कोशिश करेंगे। पहली शुरुआत अंकिता भंडारी केस से ही कर लेते हैं, जहां इस घटना में बीजेपी नेता के बेटे शामिल पाए गए। इतना ही नहीं, अंकिता भंडारी की हत्या मामले में भाजपा विधायक रेणु बिष्ट पर आरोप लगे कि उन्होंने वनंतरा रिजॉर्ट को बुलडोज कर सबूत मिटाने की कोशिश की। ये गवाही ड्राइवर ने अदालत में दिए अपने बयान में दी थी। हालांकि ये भी सत्य है कि जब तक माननीय न्यायालय का रुख साफ नहीं होता, इन सभी मामलों को आरोपों की श्रेणी में ही रखा जा सकता है, निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। 2023 में उत्तराखंड के चंपावत में भाजपा नेता कमल रावत पर एक नाबालिग लड़की से बलात्कार करने और उस पर धमकी देने के गंभीर आरोप लगे। नवंबर 2018 में उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश संगठन महासचिव संजय कुमार पर एक महिला पार्टी कार्यकर्ता ने पिछले करीब 5 वर्षों से यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था, लेकिन पुलिस में कोई एफआईआर नहीं हुई। मार्च 2024 में देहरादून के भाजपा विधायक महेश जीना पर नगर निगम आयुक्त से गलत व्यवहार और धमकी देने का आरोप लगा। सितंबर 2024 में भाजपा नेता एवं उत्तराखंड सहकारी दुग्ध संघ लिमिटेड के प्रशासक मुकेश बोरा और उनके चालक पर विधवा महिला से नौकरी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगा। हरिद्वार के एक भाजपा नेता पर भी नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप लगा। हरिद्वार में ही भाजपा के एक पदाधिकारी पर अपनी ही बेटी के दुष्कर्म करवाने के आरोप लग चुके हैं। भाजपा के बड़े नेताओं पर लगे इन आरोपों की खबरें कुछ धुंधली सी ही हुई थी कि अब भाजपा के नए नेताओं पर आरोप लगने शुरू हो गए हैं। अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के रानीखेत से विधायक प्रमोद नैनवाल भी भाजपा के लिए एक नई मुसीबत बनते दिखाई दे रहे हैं। विधायक प्रमोद नैनवाल के भाई कुछ महीने पहले जब नेपाल बॉर्डर के आसपास 40 जिंदा कारतूस के साथ पकड़े गए थे, तब जानकारों ने बताया था कि मामला राजनीतिक ताकत के बल पर सामने नहीं आ पाया। फिर उद्यान घोटाले में उनका नाम आया और अब ताजा मामला बेताल घाट गोलीकांड में नामजद लोगों की लिस्ट में 15वें और 16वें नंबर पर अपनी जगह बनाने वाले संदीप बदानी और राहुल बदानी का है। ये दोनों ही विधायक प्रमोद नैनवाल के भांजे और पूर्व ब्लॉक प्रमुख बेताल घाट के बेटे बताए जा रहे हैं। जिस प्रकार के मुकदमे प्रमोद नैनवाल के भांजों पर हुए हैं, वो काफी है कि अगर आपका रसूख है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। एक और मामला है जहां जितेंद्र नेगी आत्महत्या केस में भाजपा नेता हिमांशु चमोली का नाम सामने आया है। हिमांशु चमोली कहां से आया, क्या करता है, कैसे इतना बड़ा ताकतवर बन गया, ये सब उसके सोशल मीडिया प्रोफाइल से देखा जा सकता है। पिछले दिनों हिमांशु चमोली के कर्मों की कई वीडियो सामने आई। डोईवाला में एक व्यापारी के लड़के को जमकर पीटना, भानियावाला में हवाई फायरिंग में हिमांशु चमोली का नाम आना, लाचार लोगों की जमीन कब्जाने और छुड़वाने का होलसेल ठेका लेने को लेकर नाम आना। अब जानकार बताते हैं कि हिमांशु की मजबूत पकड़ के चलते शासन प्रशासन के छोटे से लेकर बड़े बड़े अधिकारी भी एक ही घंटी में हिमांशु का फोन उठाया करते थे। मंत्रियों, विधायकों, नेताओं के जन्मदिन पर हिमांशु चमोली का उनके साथ होना, केक काटना तो बहुत सामान्य सी बात थी। इसी तरह से एक और ताजा मामला सामने आया है जिसमें वाल्मीकि गैंग के रुड़की से भाजपा पार्षद मनीष को पुलिस ने हिरासत में लिया है, जिस पर आरोप है कि 50 करोड़ की जमीन कब्जाने के लिए पहले उसने एक शख्स को गोली मार दी थी और फिर फर्जी कागजात बनाकर जमीन कब्जा ली। इसी प्रकार 3.5 करोड़ की एक और संपत्ति पर भी उसने कुछ ऐसा ही खेल किया था। सवाल यह है कि जब वो फर्जी दस्तावेज बना रहा था तब क्या किसी ने देखा नहीं? इतने पर भी बात कहां रुकने वाली है। एक और चेहरा उजागर हुआ है जिसे किसी और ने नहीं बल्कि पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पुलिस के संज्ञान में लाने का काम किया है। सत्ताधारी दल के हरिद्वार से वर्तमान सांसद और पूर्व में मुख्यमंत्री रहे त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जो पत्र उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ को लिखा है, उससे लगता है कि उत्तराखंड में कई हिमांशु चमोली न सिर्फ बैठे हुए हैं बल्कि धड़ल्ले से लोगों को ठग भी रहे हैं। सुनने में आया है कि पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान सांसद के इस पत्र पर कार्रवाई का अभी तक कोई जवाब आया नहीं। अगर सत्ताधारी दल के किसी पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद के पत्र का ही जवाब नहीं मिल रहा तो जिस हिमांशु चमोली के कर्मों का हिसाब बताकर जितेंद्र कुमार ने आत्महत्या की, उस जितेंद्र कुमार के पिता को अपने बेटे को न्याय दिलाने के लिए क्या क्या पापड़ बेलने पड़ेंगे, ये समझना इतना मुश्किल नहीं। उत्तराखंड सरकार द्वारा वेश बदलकर भीख मांगकर खाने वाले बहरूपियों को पकड़ने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन कालनेमी के बीच अपने राजनीतिक आकाओं की असीम कृपा और ताकत से लोगों को ठग कर, लूट कर, टोपी पहनाकर करोड़ों इकट्ठा करने वाले असली कालनेमी राक्षस हिमांशु चमोली की गिरफ्तारी से साबित हो गया है कि 25 साल के उत्तराखंड में किस किस प्रकार के सूट बूट वाले कालनेमी भरे पड़े हैं। बहरहाल हिमांशु चमोली की गिरफ्तारी के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के
मृतक जितेंद्र सिंह के पिता से बात करने के बाद ये प्रबल उम्मीद बनी है कि इस वाले कालनेमी को तो कठोरतम दंड मिलेगा ही। साथ ही इस कालनेमी ने जिन जिन लोगों से लूटपाट और ठगी की है, टोपी पहनाई है, उनकी वसूली भी इसकी संपत्ति जब्त करके की जाए और जो लाचार इसकी ठगी का शिकार हुए हैं उनको उनका पैसा वापस लौटाया जाए, ताकि फिर कोई जितेंद्र सिंह ऐसे ठग की वजह से अपनी जिंदगी को दांव पर न लगा सके, जिसकी उम्मीद हम पूर्ण रूप से युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से कर ही सकते हैं। यहां सवाल यह है कि भाजपा जैसी विचारधारा पर चलने वाली पार्टी के नेता आखिर क्यों अपराधों में लिप्त दिखाई दे रहे हैं। क्या प्रदेश संगठन को चलाने वाले पदाधिकारी लाचार हैं या फिर अनुभवहीन, जिनकी वजह से भाजपा से जुड़े अपराध प्रवृत्ति के लोगों की वजह से नाहक ही प्रदेश की सरकार को आलोचना झेलने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। एक समय था जब बीजेपी 2 सांसदों के बावजूद भी अपने सिद्धांतों पर अडिग रही, लेकिन अब सत्ता प्राप्ति की दौड़ बीजेपी का एकमात्र ध्येय दिखाई देने लगा है, जिसके लिए कहीं ना कहीं संगठन की तरफ से ही सवाल खड़े हो रहे हैं। जब राजनीति में सत्ता हासिल करना और बनाए रखना ही मुख्य लक्ष्य हो जाता है, तो इस प्रक्रिया में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति चुनाव लड़ने और जीतने के लिए उपयोगी समझे जाते हैं, क्योंकि वो संसाधन, पैसा और नेटवर्क लेकर आते हैं। कई बार वैचारिक शुद्धता से अधिक प्राथमिकता विजय को दी जाती है। इस कारण दल ऐसे नेताओं को टिकट दे देते हैं जिनकी छवि विवादित होती है। भाजपा की विचारधारा ईमानदारी, अनुशासन, सांस्कृतिक मूल्यों की बात करती है, लेकिन जमीनी राजनीति में जातीय समीकरण, धनबल, बाहुबल को नजरअंदाज करना मुश्किल हो जाता है। कई बार पार्टी संगठनात्मक मजबूती से ज्यादा जमीनी दबदबे वाले व्यक्ति पर भरोसा करती है, जिससे आदर्श पीछे छूट जाते हैं। जब समाज के प्रभावशाली तबके अपराध से जुड़ जाते हैं तो राजनीति में प्रवेश कर जाते हैं। ये समस्या दलगत सीमाओं से ऊपर हो जाती है। भाजपा के पास अभी भी वक्त है जिसका उपयोग कर आपराधिक प्रवृत्ति के नेताओं को निष्कासित कर स्वच्छता अभियान चलाया जा सकता है। भाजपा से थोड़ा कांग्रेस की तरफ का रुख करना भी जरूरी है, जहां ईद का अभी ताजा चांद खिला है। जी हां, उत्तराखंड की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा देर से ही सही पर उत्तराखंड पधारी, जिसके बाद से कांग्रेस में हलचल थोड़ा तेज है। उत्तराखंड कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा लगभग 1.5 साल बाद उत्तराखंड के दौरे पर पहुंची। कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक कर संगठनात्मक गतिविधियों व कार्यक्रमों की रणनीति पर चर्चा की। माना जा रहा है कि कुमारी शैलजा की ये बैठक प्रदेश अध्यक्ष की ताजपोशी को लेकर काफी अहम है। सवाल यही है कि कांग्रेस का अगला अध्यक्ष कौन होगा। लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी ने पहली बार देहरादून पहुंच विधायकों और वरिष्ठ नेताओं के साथ लंबी बैठक की है और एक बड़ा संदेश दिया है कि अब कांग्रेस नेता आधारित पार्टी नहीं रहेगी, बल्कि कैडर आधारित पार्टी बनेगी। इसके लिए ऑब्जर्वर हर जिले में जाएंगे, हजारों लोगों से मिलेंगे और फिर उसी आधार पर मजबूत संगठन खड़ा किया जाएगा। इस बैठक में प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने साफ कहा, जिला स्तर पर जो भी नियुक्ति होंगी उस पर बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। कुमारी शैलजा ने कहा कि पहले अक्सर ये सामने आता था कि ये उस नेता का आदमी है या ये फला गुट का आदमी है, लेकिन इस बार शीर्ष नेतृत्व का निर्णय ही अंतिम होगा। तो तस्वीर साफ है, कांग्रेस अब बूथ और कैडर स्तर पर संगठन को मजबूत करने की कोशिश में है, लेकिन असली चुनौती प्रदेश अध्यक्ष को लेकर है। करण मेहरा को ही आगे रखा जाएगा या कोई नया चेहरा सामने आएगा, ये दिल्ली के फैसले पर निर्भर करेगा। अब सवाल उठ रहा है, क्या बदलाव केवल जिला स्तर पर ही होंगे या फिर प्रदेश स्तर पर भी बड़ा फेरबदल देखने को मिलेगा। इस बैठक के बाद कांग्रेस एकजुट तो दिखाई दे रही है, मगर कितने वक्त तक रहेगी ये सवाल थोड़ा गहरा है। इसका जवाब तो दोस्तों आप ही कमेंट बॉक्स में हमें दे सकते हैं। कुल मिलाकर दोनों राजनीतिक दलों में हलचल तेज है, पर इस राजनीतिक हलचल के बीच आखिर आम लोगों से जुड़े मुद्दे हल करने की कौन सोचेगा। कौन सोचेगा कि इस प्रदेश के हजारों युवा जिन्होंने 2021 में एएसओ परीक्षा दी थी और अब 2025 आने के बाद भी परिणाम घोषित होने के इंतजार में हैं, इतने लंबे इंतजार से उनको कितना मानसिक कष्ट झेलना पड़ रहा होगा, ये उन्हीं पीड़ित युवाओं से बेहतर कोई क्या ही जाने। कौन सोचेगा कि इन हजारों युवाओं का करियर और भविष्य दोनों ही अधर में लटके हुए हैं। ये युवाओं के लिए सिर्फ एक परिणाम नहीं, बल्कि हजारों अभ्यर्थियों के सपने हैं, उनके जीवन के लक्ष्य हैं। बावजूद इसके आयोग इस परीक्षा के रिजल्ट को घोषित नहीं कर रहा, बल्कि जब जब अभ्यर्थी आयोग जाते हैं हर बार एक नए बहाने के साथ उनको भेज दिया जाता है वापस। आखिर कौन सोचेगा कि एलटी अभ्यर्थी परीक्षा पास करने के बाद भी कई महीनों से धरने पर क्यों हैं। आखिर कौन सोचेगा कि इस प्रदेश की अधिकतर भर्तियां परिणाम न आने के चक्कर में फंस जाती हैं और अगर परिणाम आ जाएं तो कोर्ट में फंस जाती हैं। होना तो ये चाहिए था कि सरकार परीक्षा फल का इंतजार करते युवाओं की सुनती और जल्द निर्णय देती।
रुकी हुई भर्तियां समय से कराती, कोर्ट में लटकी भर्तियों की मजबूत पैरवी करती, जिससे इस प्रदेश के हजारों युवाओं को राहत मिलती। लेकिन अफसोस, हमारे माननीय सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने में ही अपना ध्यान लगाए बैठे हैं। अब एक बात तो साफ है कि उत्तराखंड के नेता आपदा से जूझती जनता की बजाय कुर्सी के खेल में ज्यादा व्यस्त हैं, जिसकी वजह से ना तो उन्हें राजनीतिक लबादा ओढ़े उनके बीच आ गए अपराधी प्रवृत्ति के लोग दिख रहे हैं और ना ही जनता के असल मुद्दे। ना तो वो युवा दिख रहे हैं जो नियुक्ति को लेकर भटक रहे हैं और ना वो पीड़ित जिनका सब कुछ आपदा ने लील लिया है। मगर कब तक? कभी तो जनता की नींद टूटेगी ही और उन्हें सफेद कपड़ों के पीछे व्हाइट कॉलर कालने भी नजर आने शुरू हो ही जाएंगे। आज के इस साप्ताहिक शो में हमारी तरफ से बस इतना ही। अगले हफ्ते इसी शो में आपके कुछ और मुद्दों के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।